हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरा मेडिकल सारथी चैनल पर। दोस्तों, आज अपना सेट 6 है, यानी एना फिजियो का आज अपना आखिरी सेट है। इसमें हम क्या करेंगे, हमने कर चुके अब तक 250 क्वेश्चंस। तो हम जितना भी 250 क्वेश्चंस करा है हमने, उसका आज हम रिवीजन मारेंगे, एक तरह से समझ लो। पर आपको ऑप्शन नहीं देंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है। आज आखिरी क्लास में एमसीक्यू ना होकर क्वेश्चन का फॉर्मेट फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसके अलावा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान से करना, अच्छे से करना। दूसरी चीज़, आखिरी सेट में भी हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके पास हो जाएंगे टोटल 300 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास 300 क्वेश्चंस हैं किसके, पीवाईक्यू के, और 300 वन लाइनर्स हैं एनाफिजियो के। तो टोटल आपके पास हो जाएंगे सर 600 क्वेश्चंस। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, 600 क्वेश्चंस अगर आप एक एक चैप्टर के कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा, आप अपने आप मन में सॉल्व करना है, कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। जैसे आपने मान लीजिए 50 में 45 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ऐसा लिख देना, मुझे अंदाजा होता रहे कि आपका रिवीजन पूरा 5 सेट में अच्छे से चला हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़, कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ भी रहेंगे। इसके अलावा मुझे अगला किसका चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, क्या वो बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, क्या वो माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, जो चैप्टर आपको वीक्स लगते हो मैं उन्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन सा चाहिए चैप्टर आपको अगला सेट। ठीक है, तो एना पीजियो का आज एंड हो जाएगा। 50 क्वेश्चन करेंगे, कुछ यूनिक तरीके से करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सुनो, आरबीसी आर प्रोड्यूस इन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन मार्क। सीधे सीधे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो और बताओ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अब मैं बताता हूँ। आरबीसी का निर्माण होता है सर रेड बोन मैरो में। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है सर, रेड बोन मैरो में। जो आरबीसी आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो। फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं सर, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं आरबीसी फॉर्मेशन की प्रक्रिया को। बनता कहाँ है सर, रेड बोन मैरो में बनता है। primarily occurs in red bone marrow in adults, especially in flat bones like sternum, ribs and pelvis। ठीक है, स्पेशली ये कहाँ पे बनते हैं सर, फ्लैट बोन्स में, चपटी हड्डियाँ में। चपटी हड्डियाँ कौन सी होती हैं, स्टर्नम हो गई, स्टर्नम फ्लैट बोन है, रिब्स हो गई, इसके अलावा पेल्विस रीजन की बोन्स हो गई। तो इरिथ्रोपोइसिस को बोलते हैं हम आरबीसी फॉर्मेशन की प्रक्रिया। आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। इरिथ्रोपोइसिस कहाँ चलता है, रेड बोन मैरो में। इरिथ्रोपोइसिस कौन से हड्डियों में चलता है सर, फ्लैट बोन्स में चलता है। फ्लैट बोन के एग्जांपल दे दो, स्टर्नम, रिब्स एंड पेल्विस। इतनी चीज़ क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इजी है पर एग्जाम में आया। अगला क्वेश्चन, अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से कई जगह क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, मुझे बताओ। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सर, किसकी, किडनी की। ईच किडनी कंटेन्स ओवर अ मिलियन नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी कितने नेफ्रॉन के लिए कंटेंट करती है, मिलियन नेफ्रॉन। रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए, इसके अलावा यूरिन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ यूरिया फॉर्मेशन, वो कहाँ हो रहा था, वो हो रहा था लीवर में। मैं बोलूँ यूरिन फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है किडनी में। तो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कितनी हो गई, क्या हो गई सर, नेफ्रॉन हो गई। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ। अब ध्यान से सुनो, बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, शरीर की क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई क्या है सर, वो है द सेल। ठीक है, इसके अलावा मैं पूछूं, लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो इस लीवर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सर हेपेटिक सेल्स। ठीक है, इसके अलावा मैं पूछूं, लंग्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है सर, एल्वियोलाई है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी हम बोलते हैं ना, सन से लेनी चाहिए। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है।
तो विटामिन डी जो होता है वो आंत से किसके अवशोषण में, किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब सोचो और आंसर दो ध्यान से। ऑप्शन कोई नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना है, इसीलिए मैंने थोड़े इजी टू बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं। ठीक है, तो विटामिन डी किसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है इंटेस्टाइन से, तो विटामिन डी सर किसका, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है विटामिन से। अब देखो विटामिन डी होता है, मैंने इसीलिए हिंट दिया था कि हड्डी मजबूत करता है। हड्डी किससे बनी होती है सर, कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। तो विटामिन डी किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा सर, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। कैल्शियम, एक्टिव विटामिन डी जिसको हम बोलते हैं कैल्सीट्रायोल, इंक्रीज इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव विटामिन डी जो होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सीट्रायोल, ये इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, बहुत बार ये क्वेश्चन बताया हूँ और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द पेस मेकर ऑफ अ हार्ट इज, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या है। मैं नेचुरल पेसमेकर की बात कर रहा हूँ, तो हार्ट का नेचुरल पेसमेकर क्या है, आप लोग बताओ मुझे। क्या एसए नोड है, क्या एवी नोड है, क्या बंडल ऑफ हिज है, क्या पुरकिंजे फाइबर है, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज सर एसए नोड। ठीक है, एसए नोड जो होता है वो क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड होता है, जो प्राकृतिक पेसमेकर होता है सर किसका, हार्ट का। द एसए नोड जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएटिंग हार्ट बीट। ठीक है, एसए नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, हार्ट को धड़कने को कौन इनिशिएट करता है, एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड इनिशिएट करता है। ये चीज़ क्लियर है। चलो, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय डॉट डॉट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। इंसुलिन का स्राव पैनक्रियाज की कौन सी सेल से होता है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा इसलिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा बिना ऑप्शंस के। ठीक है, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय डॉट 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 सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। इंसुलिन का स्राव पैनक्रियाज की कौन सी सेल्स द्वारा होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। पैनक्रियाज के पास सर कितनी सेल्स, पैनक्रियाज के पास होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितनी सेल्स होती हैं सर, 2 सेल्स होती हैं। कौन सी सर, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल क्या निकालती है, ग्लूकागॉन निकालती है। बीटा सेल क्या निकालती है सर, इंसुलिन निकालती है। तो अब बताओ जो इंसुलिन है वो कौन सी सेल से निकला सर, इंसुलिन निकला बीटा सेल से। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के डाउन करेगा। और ग्लूकागॉन क्या करेगा सर, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं, सारी डाउट क्लियर हैं। तो बीटा सेल से क्या निकला सर, पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन हुआ। बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस इंसुलिन, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सुनो, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। मैं ऐसे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे और वो 3-4 क्वेश्चन मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन अब तक किसी को नहीं याद हुआ हो, मैं बहुत जोर देकर ये क्वेश्चन पढ़ाया हूँ क्लास में। ठीक है, 5 क्लास में जरूर ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन साथ में लिया हूँ। स्मॉलेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सारी चीज़ें बता रखा हूँ। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट ये सारी चीज़ें याद कर लेना। ये जी के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इज ह्यूमन बॉडी इज कौन सी है सर, फीमर। फीमर होती है जो लॉन्गेस्ट बोन होती है। फीमर इज द थाई बोन एंड लॉन्गेस्ट इन द बॉडी। अब मैं बात करूँ सर स्मॉलेस्ट बोन की नाम बताओ सर। स्टेपीज होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है सर, फीमर होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है सर, फीमर होती है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, इस सलाइवा में या लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। लार में जो होता है, लार में क्या होता है सर, लार में क्या होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन जो होता है सर किस फॉर्म में होता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो अब एंजाइम का फॉर्म पूछा हुआ है सर, एंजाइम पूछा हुआ है तो हम क्या आंसर देंगे, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज सलाइवरी एमाइलेज। तो क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लार में उपस्थित एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टायलिन भी बोलते हैं। क्या काम है सर, सलाइवरी एमाइलेज का काम है इट्स बैकग्राउंड स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन क्या बना सर इस लाइन से,
कि हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है सर, तो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। माउथ में किसका पाचन होता है, माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन कौन करवाना स्टार्ट करता है, सलाइवरी एमाइलेज करवाना स्टार्ट करती है। ये सारी चीज़ें लिंक हैं आपको, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पाइन नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन इज। मैं बात कर रहा हूँ मानव में स्पाइनल नसों की संख्या कितनी है, कितने पेयर स्पाइनल नर्व्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, क्या आपको याद है? तो ह्यूमन में स्पाइनल नर्व्स की नंबर्स होती हैं सर 31 पेयर। तो ह्यूमन में टोटल कितने स्पाइनल नर्व हैं, 31 जोड़े स्पाइनल नर्व हैं। There are 8 clavicle, cervical, 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal। ये होते हैं सर 31 पेयर कितने आपके स्पाइनल नर्व्स। क्या इतनी चीज़ क्लियर है, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुनो। Which हार्मोन हेल्प इन द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 लाइन के क्वेश्चन और बनेंगे। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन सा हार्मोन दुग्ध निष्कासन प्रतिक्रिया में मदद करता है? सर मिल्क इजेक्शन का क्या मतलब हुआ, मदर के ब्रेस्ट से मिल्क को आउट कराना। ये कौन करता है? तो मिल्क इजेक्शन में जब भी बोलूँ, इजेक्शन जब वर्ड बोलूँ, ऑक्सीटोसिन आंसर लगाना, ऑक्सीटोसिन। अगर मैं बात करूं मिल्क सिंथेसिस या मिल्क फॉर्मेशन की मैं बात करूं, या मिल्क सिंथेसिस की मैं बात करूं, यहाँ पर आंसर चेंज होकर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आंसर चेंज होकर प्रोलैक्टिन आ जाएगा। तो प्रोलैक्टिन जिसको हम PRL बोलते हैं, या ऑक्सीटोसिन, इन दोनों में कंफ्यूज तो नहीं होगे। ऑक्सीटोसिन करवाएगा सर मिल्क इजेक्शन, प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा सर, मिल्क फॉर्मेशन। तो इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों हार्मोनों के फंक्शन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। बच्चे क्या देखते हैं, ऑप्शन आपको पहला प्रोलैक्टिन ही दे देगा। बच्चे ने पढ़ा मिल्क इजेक्शन, ध्यान में भूल गया इजेक्शन तो ऑक्सीटोसिन करवाता था, प्रोलैक्टिन आंसर लगा के चले आते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रेस्ट। ऑक्सीटोसिन क्या करता है सर, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है स्मूथ मदर कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रेस्ट के डक्ट्स में। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को ब्रेस्ट की डक्ट्स में। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्लैंड होती है नोन एज द मास्टर ग्लैंड? कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, कौन सी ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि बोलते हैं? ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड है सर, सबको पता है पिट्यूटरी है सर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मुख्य ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? इट सीक्रेट्स मल्टीपल हार्मोन रेगुलेटिंग अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर? जैसे एक स्कूल होता है, उसका प्रिंसिपल होता है जो पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, वहाँ के सारे टीचर सारे बच्चों को कंट्रोल करता है, वैसे ही उसी को बोलते हैं। वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये सारे ही हार्मोन के रेगुलेटिंग और अदर मल्टीपल हार्मोन रेगुलेशन, इसके अलावा अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी क्या करती है सर, रेगुलेट करती है। तो इस प्रकार से ये प्रिंसिपल हो जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड की, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इट सीक्रेट्स मल्टीपल हार्मोन रेगुलेटिंग अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे प्रिंसिपल था स्कूल का, उसने क्या किया सर, स्कूल के सारे बच्चों सारे टीचर्स पे कब्जा करके रखा हुआ है, रेगुलेट कर रहा है। लेकिन इस स्कूल का एक मालिक भी है सर, जो होता है प्रिंसिपल से भी बड़ा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में क्या किया, ऐड कर दिया एक ट्विस्ट। अब मैं पूछूं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्रंथि होती है जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करती है? तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हो जाती है सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है वो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होती है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड का भी वो होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कैरीज फॉर्म लंग टू टिश्यू। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऊतकों तक क्या लेके जाता है? ऑप्शन आपके पास, पहला कार्बन डाइऑक्साइड देगा, फिर ऑक्सीजन देगा।
तो कंफ्यूज नहीं होना। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल सर चार ऑक्सीजन के अणु अपने साथ कैरी करते हैं। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन के मैं बात करूँ तो ये पिगमेंटेशन देता है ब्लड को, जिसकी वजह से ब्लड रेड दिखाई देता है। तो ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम इज, सेरिबेलम ध्यान देना, सेरिबेलम घेर लेना पहले ही। सेरेब्रम और सेरिबेलम दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बताया था ब्रेन के फंक्शन बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ऐच्छिक गतियों का कंट्रोल। ऐच्छिक गतियां यानी वॉलेंट्री मूवमेंट जिसे हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेरिबेलम का क्या काम है सर? पोस्चर मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन करना, मसल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ये होता है सेरिबेलम का कार्य। मैंने क्वेश्चन भी बताया था, अगर एक शराबी शराब पी लेता है तो उसका कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? उसके ब्रेन का सेरिबेलम प्रभावित होता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता। तो बॉडी को बैलेंस देने का काम कौन करता है सर? सेरिबेलम देता है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ द वॉल्व्स, ठीक है। पहली दो हार्ट साउंड होती है ना सर, एक लब होती है, एक होती है डब, एक होती है डब। तो लब और डब में हार्ट साउंड जो होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ द वॉल्व्स। कौन सी वाल्व के क्लोज होने पर हमें पहली हार्ट साउंड सुनाई देगी? पहली हृदय ध्वनि कौन से वाल्व के बंद होने से सुनाई देगी? अब ध्यान से सोचो इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है सर एवी या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। तो एवी वाल्व के या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने पर हमें सुनाई देगा हार्ट साउंड। अब एवी वाल्व क्या है, ठीक है। एवी वाल्व क्या है? हमने सुना, देखो हमने हार्ट के जब पढ़ाए थे तो उसमें 4 पोर्शन पढ़ाए थे, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, आलिंद और निलय, ठीक है। दो हमें पहली ध्वनि कब सुनाई देगी सर? जब आलिंद और निलय दोनों पे, यहाँ पर देखो वॉल्व कहाँ होते हैं? यहाँ पर होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यहाँ पर होते हैं दोनों, ठीक है, आलिंद और निलय के बीच में, ठीक है। वेंट्रिकुलर वॉल्व यहाँ पर होते हैं। तो इसमें एक होता है ट्राइकस्पिड, एक होता है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने पर या ट्राइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के क्लोज होने पर हमें लब साउंड सुनाई देता है। ये पहला हार्ट साउंड होता है। तो हार्ट साउंड अब कंफ्यूज नहीं होगे ना। तो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व प्रोड्यूस लब साउंड। अब डब साउंड किससे आता है सर? सेमी लूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार वॉल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है डब साउंड। ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन सुनो। ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट कार्ड। अब इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, है बहुत इजी सा लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन, ठीक है। मानव शरीर एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी क्या मेंटेन करता है? एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है सर? होम्योस्टेसिस इट्स अ बॉडी मैकेनिज्म टू मेंटेन बैलेंस डिस्पाइट चेंजेस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? बॉडी की मैकेनिज्म होती है, मेंटेन करती है बैलेंस डिस्पाइट को। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, मैंने क्वेश्चन अभी शुरू में बता दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सेल। सेल होती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल विच परफॉर्म इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। और ये क्वेश्चन मान के चलो, ये हर दूसरे साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में दिख जाता है। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन पहले स्थान पर अपनी रैंक को बनाए हुए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो। कौन सा ऐसा तंत्र है जो शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। ऐसा कौन सा तंत्र होता है, कौन सा सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे शरीर में परिवहन के लिए? क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाए,
क्या वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्या वो नर्वस सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स इंक्लूड हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है सर, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट होता है, ब्लड होता है और रक्तवाहिकाएं जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ये होता है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुनो, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है स्किन की? त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? क्या एपिडर्मिस होती है, क्या एंडोडर्मिस होती है, क्या डर्मिस होती है, क्या सबक्यूटेनियस होती है? तो ये सारी चीज़ें याद रखना। त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है सर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस इट एक्ट एज द प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज। एपिडर्मिस क्या करता है? प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज। आपको एनवायरमेंट से डैमेज करने के लिए एपिडर्मिस जो होता है वो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है एपिडर्मिस से, कौन सा ऐसा त्वचा का लेयर है या स्किन का लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती, जिसके अंदर ब्लड नहीं बहता? तो उसका आंसर होता है सर एपिडर्मिस। क्या इतनी चीज़ क्लियर? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। द डॉट 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 बोन ऑफ द बैकबोन फॉर्म द बैकबोन। रीढ़ की हड्डी कौन सी हड्डी बनाती है? ठीक है, रीढ़ की हड्डी कौन सी हड्डियाँ बनाती हैं सर? उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा या वर्टिब्रल बोल लो। वर्टिब्रल बोन्स फॉर्म द बैकबोन। ठीक है, डॉट 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 हड्डियाँ रीढ़ की हड्डियाँ बनाती है, तो वर्टिब्रल हड्डियाँ रीढ़ की हड्डियाँ बनाती हैं। वर्टिब्री प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट बॉडी पोस्चर। वर्टिब्री क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को और सपोर्ट करता है बॉडी पोस्चर को। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? वर्टिब्रा कैसे याद रखोगे सर? अब यहाँ पर एक ट्रिक सुनो। C7 TH12 L5 S5 CO4। ठीक है, ये एक केमिस्ट्री का फार्मूला याद कर लो। C7 मतलब सर सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉकिक्स 4। तो ये आपकी टोटल बोन्स होती हैं, आपकी कौन सी? वर्टिब्रल बोन्स। तो इसको याद रखना, इससे आपके वर्टिब्रल बोन नहीं भूलोगे। कई बार पूछ देता है लंबर की हड्डियाँ टोटल बॉडी में कितनी होती है सर? 5 होती हैं। कई बार पूछ देता है सर्विक्स की कितनी हड्डियाँ होती हैं सर? थोरेसिक में कितनी हड्डियाँ होती हैं सर? तो ये सारी चीज़ें याद रखना वर्टिब्रा के। ठीक है, द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू डॉट 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 एंड वेना केवा। ये क्वेश्चन को मारो 20 स्टार। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पुटअप किया है। राइट एट्रियम किससे ब्लड रिसीव करता है? कौन सा सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से किससे रिसीव करता है और किससे रिसीव करता है? वेना केवा। ठीक है, राइट एट्रियम शरीर से डीऑक्सीजनेटेड युक्त रक्त डॉट 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 और डॉट 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 वेना केवा के माध्यम से प्राप्त करता है। कौन कौन सी वेना केवा होती है अपने बॉडी में? एक होती है सर सुपीरियर, एक होती है सर इन्फीरियर। ठीक है, दीज टू लार्ज वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। ये दोनों लार्ज वेन्स क्या करती हैं? ऊतक से शरीर गंदा ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचाती हैं? हार्ट में पहुँचाती हैं, हार्ट के राइट एट्रियम में। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ो। is the fluid that fills the space between cells। कौन सा ऐसा तरल है जो कोशिकाओं के बीच की जगह को भरता है? ऐसा कौन सा फ्लूइड है? जैसे मान लो ये आपका एक टिश्यू है, यहाँ पर आपके सेल्स पड़े हुए हैं, इन सेल्स पड़े हुए हैं, इन सेल्स के बीच में जो जगह है, इस जगह को कौन सा फ्लूइड फिल कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट्स हेल्प द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड सेल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है? हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड सेल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, साथ में साथ वेस्ट का एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगला सुनो। कौन सा ऐसा नर्व होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए या दृष्टि के लिए? हम देख सकते हैं इसके लिए कौन सा नर्व जिम्मेदार है सर? ऑप्टिक नर्व जिम्मेदार है। ऑप्टिक नर्व। हम सुन सकते हैं कौन सा नर्व जिम्मेदार है सर? ऑडिटरी नर्व जिम्मेदार है। हम सुन रहे हैं सूंघ रहे हैं, हम गंध ले रहे हैं, उसके लिए ऑल्फैक्टरी। तो ये सारी चीज़ें याद रखना नर्व से रिलेटेड। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व होती है ये कैरीज करती है विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन।
जो ऑप्टिक नर्व विजुअल सिग्नल्स को कहाँ कैरी करती है, रेटिना से लेके ब्रेन तक। आप ये वीडियो देख रहे हो, ये देख रही है आपकी रेटिना, उसने सिग्नल भेजा आपके ब्रेन को थ्रू आउट द कौन सी नर्व, वो होती है ऑप्टिक नर्व। क्या इतनी चीज़ क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन, द डॉट 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 सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी ऐसी कैविटी होती है जो एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी को अलग करती है? कौन सी वक्ष गुहा उदरी गुहा से अलग करता है? ठीक है, वक्ष गुहा को उदरी गुहा से अलग कौन सा करता है? थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कौन करता है? वो होती है सर डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होती है वो अलग करती है थोरेसिक कैविटी को, किससे? एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, डायाफ्राम इट्स प्लेज अ मेजर रोल इन ब्रीदिंग एज वेल। डायाफ्राम का काम भी किसमें है सर? ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट सर मैंने बता चुका, नेफ्रॉन। शायद गलती से क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? इट फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। फिल्टर करना किसको? ब्लड को, और यूरिन की फॉर्मेशन करना। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं? ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं? अब मान लो यहाँ से हृदय है, यहाँ पर आपका हाथ है, हाथ में ब्लड को पहुँचाना है तो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना पड़ेगा, हाथ की तरफ ले जाना पड़ेगा, फिर हाथ से ब्लड को आपको वापस से हार्ट की तरफ लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझो, मान लो आपका ये हाथ है, यहाँ पर आपका हार्ट है, तो एक काम होगा, पहले हार्ट से ब्लड दूर जाएगा आपके हैंड की तरफ, फिर हैंड से वापस ब्लड जाएगा आपके हार्ट की तरफ। तो दूर कौन लेके जा रहा है सर? इसको बोलते हैं आर्टरी, ये ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको बोलते हैं वेन, ये ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हाथ से वापस उसके हार्ट तक। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आप अवे और टूवर्ड्स ये चीज़ तो नहीं भूलोगे, जो पास ले जा रही है या दूर ले जा रही है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये होती हैं आर्टरीज, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है पूरे बॉडी के जितने ऑर्गन है सब तक, केवल एक आर्टरी को छोड़ के, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में होता है क्या डिफरेंस सर? पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो बिल्कुल ये डिफरेंस दोनों के साथ याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं है कि नॉर्मल आर्टरी की बात करें तो ये तो ले जाएगी सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर मैं पल्मोनरी वर्ड लगा दिया साथ में तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतनी चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, मस्तिष्क का कौन सा लोब स्वैच्छिक मोटर गतिविधि के लिए जिम्मेदार होता है? द डॉट 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 लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी। मस्तिष्क का कौन सा लोब स्वैच्छिक मोटर गतिविधि के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा लोब होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी के लिए? ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सर फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल लोब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्वैच्छिक मोटर गतिविधि के लिए। ठीक है, फ्रंटल इट्स आल्सो मैनेज रीजनिंग, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, फ्रंटल लोब और क्या मैनेज करता है सर? रीजनिंग, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं। अगला क्वेश्चन है, द लिवर स्टोर विटामिन B12 एंड आयरन। यकृत, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े फॉर्मेट चेंज, फिर फॉर्मेट वापस से हम आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर। अब आपको बताना है क्या ये लाइन ट्रू है या ये लाइन फॉल्स है, क्या ये लाइन ट्रू है, ये लाइन फॉल्स है, ये आपको अब बताना है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, द लीवर स्टोर्स विटामिन B12 एंड आयरन। यकृत जो होता है वो विटामिन B12 और आयरन को स्टोर करता है। अब ध्यान से सुनो, विटामिन B12 और आयरन। विटामिन B12 मैंने कल बहुत ध्यान से पढ़ाया था, आपके कहाँ आपके इलियम में एब्जॉर्ब होती है। कौन हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में सर? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में आपका हेल्प कौन करता है? तो ये मैंने कल बहुत बताया था अच्छे से। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलता है सर? चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक। तो ये सारी चीज़ें एकदम लिंक करते हुए चलना। द लीवर स्टोर्स विटामिन B12 एंड आयरन। विटामिन B12 और आयरन को कौन स्टोर करता है? लीवर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। द लीवर एक्ट एज द स्टोरेज साइट फॉर सेवरल विटामिन एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग आयरन एंड B12। लीवर एक्ट करता है स्टोरेज साइट ऑफ द सेवरल विटामिन एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग आयरन एंड B12।
ठीक है। लीवर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स को क्या करता है, स्टोर करता है, जिसके अंदर आयरन और विटामिन भी इंक्लूड्स हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, द लेफ्ट लंग हैज 3 लोब्स, क्या बाएं फेफड़ों के पास 3 लोब होता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? द लेफ्ट लंग हैज 3 लोब्स, बाएं फेफड़ों के पास 3 लोब्स होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। द लेफ्ट लंग हैज 2 लोब, अपर एंड लोअर, वाइल राइट हैज 3, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। राइट लंग के पास 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग के पास 2 लोब होते हैं, टोटल दोनों लंग मिला के सर 5 लोब्स होते हैं। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो लेफ्ट लंग के पास 3 नहीं सर 2 लोब्स होंगे, और राइट लंग की मैं बात करूं वहां पर हो जाएंगे 3 लोब्स। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हाइपोथैलेमस कंट्रोल हंगर एंड थ्रस्ट, हाइपोथैलेमस भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। मैंने कल भी बताया था, जो हाइपोथैलेमस होता है वो ही कंट्रोल करता है आपके हंगर को, आपके थ्रस्ट को, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस भूख और प्यास को नियंत्रित करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स वाइटल फंक्शंस, ठीक है। वाइटल फंक्शंस में क्या क्या आ जाएंगी सर? हंगर आ जाएगा, थर्स्ट आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा, ये सब कौन मेंटेन करेगा? ये सब हाइपोथैलेमस मेंटेन करेगा। अगला सुनो, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस एड्रेनालिन, क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रेनालिन का निर्माण करता है? मैंने बताया था एड्रिनल का निर्माण होता है सर एड्रिनल मेडुला में, एड्रिनल मेडुला में, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं निर्माण करता एड्रिनल का निर्माण करता है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूस एड्रेनालिन, कॉर्टेक्स सिक्रेट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेट करते हैं, और जो मेडुला होती हैं वहाँ से निकलता है एड्रेनालिन, साथ के साथ नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? प्लेटलेट आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्या प्लेटलेट ऑक्सीजन के परिवहन में शामिल होते हैं? क्या प्लेटलेट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट कराते हैं? नहीं। प्लेटलेट कहाँ शामिल होते हैं सर? ब्लड के क्लॉटिंग में। बहुत ध्यान से सुनना, प्लेटलेट कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? ब्लड के क्लॉटिंग में इस्तेमाल होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा सर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और प्लेटलेट इन्वॉल्व हो जाएंगे सर ब्लड क्लॉटिंग में। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो कि इतनी चीज़ क्लियर है, फॉल्स आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, प्लेटलेट हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है। कौन सा सिस्टम इज, अगला चलो अगले वापस से हम आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे। कौन सा सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन, कौन सा ऐसा सिस्टम है, हमारे शरीर का कौन सा तंत्र है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए? कौन सा तंत्र हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो राइट आंसर है सर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है शरीर में, वो हार्मोन तंत्र बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल विच सीक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द बॉडी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने बताया नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ध्यान रख लेना। तो जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है सर नर्वस सिस्टम का, ठीक है। न्यूरॉन्स जो नेफ्रॉन बोल दिया यार, इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है सर? न्यूरॉन होता है। जो न्यूरॉन होता है वो इस फंक्शनल यूनिट होता है सर नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन इज द ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरे बॉडी में कौन सा ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, वो होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन सुनो, इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, जो आपका स्किन है जैसे कोई काला है कोई गोरा है, वो पिगमेंट कौन देता है, वो स्किन कलर कौन देता है, त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है, वो होता है सर मिलेनिन। मिलेनिन, ठीक है। मिलेनिन जो होता है, मिलेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मिलेनोसाइट्स एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। मिलेनिन कौन प्रोड्यूस करता है? मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, प्रोटेक्ट करता है सर हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं, घातक होती हैं, उससे हमारी त्वचा की रक्षा किसने की सर? मिलेनिन। मिलेनिन निकला कहाँ से? मिलेनोसाइट से। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? कौन सी ग्रंथि रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को? कौन सी ग्रंथि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है? क्या राइट आंसर आएगा सर? इसका राइट आंसर आएगा सर थायराइड ग्लैंड। सिंपल सी बात है,
किसी में बोलते हैं कि हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, तो उसका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, वो आदमी मोटा हो जाता है, ठीक है। जो थायराइड होती है उसके अंदर T3 T4 हार्मोन होते हैं। T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन, T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन। ये चीज़ क्लियर है। थायराइड हार्मोन T3 T4 इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी सेल्स। इतनी चीज़ क्लियर है, ध्यान से रख लेना याद, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वाल्व प्रिवेंट ब्लैक फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। कौन सा वाल्व होता है दाएं वेंट्रिकल से दाएं एट्रियम में रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है, ठीक है। वैसे ब्लड जाता कहाँ है सर? ब्लड जाता है एट्रियम से वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाए इसके लिए एक वाल्व प्रेजेंट होता है। कौन सा वाल्व होता है? हम बात कर रहे हैं दाएं की, तो राइट में कौन सा वेंट्रिकल होता है? राइट में होता है सर ट्राइकस्पिड और लेफ्ट में होता है सर बाइकस्पिड। ये कॉन्सेप्ट लिख लेना कहीं, बाइकस्पिड या इसी को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। तो लेफ्ट, अगर मैं राइट में बात कर रहा हूँ तो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में यहाँ आ जाएगा राइट आंसर ट्राइकस्पिड, सिंपल सी बात है। यहाँ आ जाएगा आंसर ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इट्स अलाउ वन वे ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू वेंट्रिकल, ठीक है। एक ही वन वे ब्लड फ्लो प्रोवाइड करता है राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है सर? सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने बोला था लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारे क्वेश्चन साथ के साथ याद करते चलो। सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इट कंट्रोल वॉलेंट्री फंक्शंस, लर्निंग, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। क्या क्या कंट्रोल करता है सर सेरिब्रम? वॉलेंट्री फंक्शंस जैसे लर्निंग हो गया, सीखना हो गया, मेमोरी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा पार्ट ब्रेन का मेमोरी को कंट्रोल करता है, आपकी याददाश्त को कंट्रोल करता है? वो होता है सर सेरिब्रम, ठीक है। इसके अलावा इंटेलिजेंस को भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। कौन सा डॉट 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 कनेक्ट माउथ टू द स्टमक? माउथ को स्टमक से, पेट से कौन कनेक्ट करता है सर? सिंपल सा आंसर है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है वो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। ईसोफेगस इट इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट प्रोपल्स फ्लूइड विया पेरिस्टालसिस। अब चीज़ यहाँ से समझो, जो आपका भोजन है आपने मुंह में चबाया, ठीक है, मुंह में चबाया, उसके बाद आपने उसको स्वॉल कर लिया, आपने उसको निगल लिया। अब वो उस भोजन को आगे कौन बढ़ाएगा? इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति, या इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। तो मस्कुलर ट्यूब होता है ईसोफेगस, ये फूड को प्रोपेल्ड करता है कैसा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। डॉट 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 इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का फ्लूइड पार्ट या तरल पार्ट क्या होता है? तो ये होता है सर प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का तरल पार्ट होता है। प्लाज्मा इज द 90% वाटर एंड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट। प्लाज्मा होता है 90% वाटर, क्या कैरीज करता है? न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए और वेस्ट मटेरियल्स हो गए, इसको कंट्रोल करता है प्लाज्मा। इतनी चीज़ क्लियर है। कौन सी मसल फाउंड इन हार्ट? कौन सी मांसपेशी हार्ट में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है? क्या वो स्केलेटल मसल है, क्या वो कार्डियक मसल है, क्या वो कौन सी मसल है? तो आपको बता, इसका राइट आंसर है हार्ट। नाम सुनते ही कार्डियक मसल आपको आ जाना चाहिए। तो कार्डियक मसल जो होती है वो पाई जाती है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके हार्ट में कौन सी मसल पाएगी सर? कार्डियक मसल। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली एंड इनवॉलेंट्रीली, ठीक है। तो कार्डियक मसल कौन सी होती है सर? ये रेखित होती है, स्ट्रेटिएटेड होती है, लेकिन ये कैसी होती है सर? इनवॉलेंट्री होती है। हार्ट की धड़कन को आप अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। मैंने बात की थी पैनक्रियास के दो हार्मोन, एक अल्फा सेल से निकला ग्लूकागॉन, बीटा सेल से निकला इंसुलिन। तो कौन सा हार्मोन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा सर ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन जो है वो इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। इट प्रमोट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ठीक है, ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को। अगला क्वेश्चन फिर से ट्रू फॉल्स पे आ जाए। द यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ठीक है, या यूरेटर मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाता है। अब सुनो, ये आपका मान लो यूरेटर हो गया, ये आपका बैलून लाइक यूरेटर हो गया। यहाँ पर आपकी दो किडनी बना देते हैं। तो इस किडनी से इस यूरेटर में
इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं यूरेटर, इसको हम बोलते हैं ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं किडनी। तो क्या किडनी से यूरेटर जो होता है वो ब्लैडर तक यूरिन को लेके जाता है सर? बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। यूरेटर, ईच किडनी हैज अ यूरेटर दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लैडर, ठीक है। प्रत्येक किडनी के पास यूरेटर होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, यूरिन को ब्लैडर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, देयर आर 8 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन, क्या मानव में 8 जोड़ी क्रेनियल नर्व होते हैं? क्या मानव में 8 जोड़ी क्रेनियल नर्व होते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो ये स्टेटमेंट फाल्स हो जाएगा। कितने होते हैं सर? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, मनुष्य के पास 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होते हैं। अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, सिंपल सी बात है। और साथ साथ याद रखना, अपेंडिक्स जो होता है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल मतलब हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। जैसे अपने बचपन में पढ़ा था ना लैमार्क का सिद्धांत और ये डार्विन का सिद्धांत, तो इसमें कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए थे, जैसे मानव में पूंछ हो गई, ठीक है। तो ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो ऐसे अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। जैसे बोलते हैं किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है तो अपेंडिक्स डॉक्टर निकाल देता है। इट इज ए स्मॉल ट्यूब अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन थो इट्स फंक्शन इज लिमिटेड, इसका फंक्शन बहुत लिमिटेड है, वेस्टिजियन ऑर्गन है और स्मॉल ट्यूब होता है जो अटैच होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से। जैसे मान लो मैं एक लार्ज इंटेस्टाइन का आपके स्ट्रक्चर बनाऊं, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया मान लो, यहाँ पर कहीं एक छोटा सा ट्यूब होता है, इसी को हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। ये अपेंडिक्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। द स्प्लीन इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, प्लीहा एंडोक्राइन तंत्र का हिस्सा है, स्प्लीन एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। अब बताओ ये राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है? स्प्लीन होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, क्या हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा तो क्या वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होगा? तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। स्प्लीन इज द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम, ध्यान से सुनना, स्प्लीन किसका पार्ट है सर? लिम्फेटिक सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का, ठीक है। स्प्लीन किसका हिस्सा है? लिम्फेटिक सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का। बाइल इज प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, पित्त का निर्माण यकृत द्वारा और संग्रह पित्ताशय में होता है। बाइल इज प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब ये बताओ जो बाइल होता है सर कहाँ बना? लीवर में बना। स्टोर कहाँ हुआ सर? गॉल ब्लैडर में हुआ। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि बाइल कहाँ बनता है, पहला ऑप्शन गॉल ब्लैडर दिया रहता है, बच्चे लगा देते हैं। यह सीधा पूछता है बाइल कहाँ स्टोर होता है, पहला ऑप्शन लीवर दिया रहता है, बच्चे लगा देते हैं। तो कहाँ बना सर? बना लीवर में, स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में। कौन सा सर? पित्त, बाइल। ये चीज़ ध्यान रखना। बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, कहाँ हेल्प करता है सर? बाइल डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, फैट की डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है क्या? अगर मैं नॉर्मल आर्टरी की बात करूं तब तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी पूरे बॉडी में। पल्मोनरी वर्ड आ गया सर तो ये डीऑक्सीजनेटेड से संबंधित होगी, बिल्कुल अपोजिट या विपरीत हो गई। स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी सर राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक क्या लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। द डायफ्राम इज ए स्केलेटल मसल, क्या डायफ्राम कंकाली मांसपेशी है, स्केलेटल मसल है? जी सर बिल्कुल। देखो डायफ्राम का क्या, हम सोच रहे हैं ना कि अब हमें सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है तो हम ले सकते हैं, हमारे इच्छा में, हमारे कंट्रोल में है। तो ये क्या है सर? एक कंकाली मांसपेशी है। डायफ्राम इज द स्केलेटल मसल, ठीक है। इट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड इज अंडर इन सोमैटिक कंट्रोल, ठीक है। ये सोमैटिक कंट्रोल के अंडर में होती है। तो डायफ्राम जो है वो स्केलेटल मसल है, ठीक है। कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है क्या सर? बिल्कुल आवश्यक होता है, बिल्कुल। कैल्शियम बाइंड करता है टिस्टर ट्रोपोनिन से, इनेबलिंग एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, ठीक है। कैल्शियम किससे बाइंड होता है सर? ट्रोपोनिन से बाइंड होता है। क्या इनेबल करता है? एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन को इनेबल करता है। तो कैल्शियम जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसेंशियल होता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन, क्या पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करती है? जय सर बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो मेलाटोनिन स्रावित करती है। मेलाटोनिन क्या रेगुलेट करता है? स्लीप वेक साइकिल को मेलाटोनिन
रेगुलेट करता है। ठीक है, मेलाटोनिन और मेलानिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मेलानिन जो था वो स्किन के पिगमेंट करने था, वो कौन सा है, मेलानोसाइट से निकला था, मेलानोसाइट से निकला था। और मेलाटोनिन की मैं बात करूं, ये निकलता है सर आपके पीनियल ग्लैंड से, ये स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। तो दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से सुन लेना। लास्ट क्वेश्चन इज पैनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसा ग्लैंड बताओ जो बोथ है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी, तो वो क्या पैनक्रियाज है? जी सर, 100% राइट स्टेटमेंट है। जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन एंड ग्लूकागान, ये दोनों हार्मोन हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं, और साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी स्रावित करता है जो एक्सोक्राइन का पार्ट है। तो यहाँ पर आपका द एंड होता है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। अगला चैप्टर क्या चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ के साथ इसके साथ 300 वन लाइनर्स पढ़ लेना, बस 300 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेना। आपके 600 क्वेश्चन का पूरा एक क्वेश्चन बैंक बन के आपके सामने है। अगर ये भी कम लगे, आपको थ्योरी भी डिटेल में जाननी है, तो मेरा जब यूट्यूब चैनल खोलोगे सबसे पहला वीडियो आपको ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी निचोड़। 5 घंटे का लेक्चर है। मैंने A to Z सारे चैप्टर्स की थ्योरी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एक एक चीज़ पढ़ाया हुआ है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हुआ है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो थ्योरी पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी। कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।